Hello, beautiful people. Welcome to Smart Programming. Today we are discussing about the paracetamol, its mechanism of action as well as its pharmacokinetics. अब आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। डू यू नो एसिटामिनोफेन और पैरासीटामोल में क्या फ़र्क है? या आपको आइडिया है कि किस किस रूट के थ्रू हम लोग पैरासीटामोल एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं? या डू यू हैव एनी क्वायरी अबाउट द टॉक्सिसिटी ऑफ पैरासीटामोल? क्यों एडवर्टाइजमेंट वगैरह में लिखा हुआ होता है कि डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से इस्तेमाल करें और ओवरडोज से परहेज़ करें? ये सब क्यों लिखा होता है? इसके साथ साथ पैरासीटामोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं अबाउट द पैरासीटामोल। जैसे कि स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा एसिटामिनोफेन। एसिटामिनोफेन और पैरासीटामोल ये वर्ड लिया गया है पैरा एसिटाइल अमाइनोफिनोल। पैरा एसिटाइल अमाइनोफिनोल ये जो जेनेरिक दवा है, इसी दवा को जो यूके फार्माकोपिया है उन्होंने पैरासीटामोल का नाम दिया है, और जो यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है उसने इसको एसिटामिनोफेन का नाम दिया है। तो बराए मेहरबानी अगर कहीं पर भी कोई सवाल वगैरह आए या कहीं पर लिखा हो एसिटामिनोफेन तो इसका मतलब ये है पेनाडोल या पैरासीटामोल, या पैरासीटामोल लिखा हुआ हो तो इसका मतलब ही एसिटामिनोफोल। सही है। अब कौन कौन सी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं? कंटेंट्स इस वीडियो के है इंडिकेशन, कहाँ कहाँ पर पैरासीटामोल यूज़ होती है, डोजिंग यानी कि डोज क्या होता है, अगर आईवी के थ्रू आपको देना है या ओरल रूट के थ्रू देना है या समवॉट अनदर रूट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है पैरासीटामोल का, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से हम लोग करते हैं, मेटाबॉलिज्म एंड टॉक्सिसिटी यानी कि जब ये दवा लिवर के पास आती है तो इसका मेटाबॉलिज्म और इसके टॉक्सिक जो एजेंट्स निकलते हैं मेटाबोलाइट्स, उसके बारे में। उसके साथ साथ अगर ये टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स बढ़ जाते हैं ब्लड के अंदर तो इसके लिए एंटीडोट कौन सा होना चाहिए, इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इंडिकेशन के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो कौन कौन सी कंडीशन के अंदर पैरासीटामोल दी जाती है? नंबर 1, फीवर हो, ह्यूमन साइड पर भी और एनिमल साइड पर भी। उसके साथ साथ पेन हो, माइल्ड या मॉडरेट पेन के अंदर हम लोग देते हैं। अगर मॉडरेट से ज़्यादा पेन होता है तो हम पैरासीटामोल को या पेनाडोल को ओपाइड्स के साथ देते हैं, जैसे कि किन्स वगैरह, जैसे कि एक्सीडेंट वगैरह की कंडीशन हो या ऑपरेशन के बाद जो कंडीशन आती है उसके दौरान। डोज की अगर हम लोग बात करें कि कितना डोज देना चाहिए पैरासीटामोल का, तो ओरली 650 मिलीग्राम हमें देना पड़ता है 4 से 6 घंटे, और अगर मैक्सिमम पूरे दिन की बात करूं तो 3250 मिलीग्राम पर 24 आवर्स तक डोज होता है। इन केस अगर आईवी हमें देना है और वेट एनिमल का, जैसे कि हमारे पेट्स हैं और गोट है या चिकन वगैरह है, वहाँ पर 50 केजी से कम वेट होता है, तो वहाँ पर हमें 15 मिलीग्राम पर केजी एवरी 6 आवर्स देने हैं और 12.5 मिलीग्राम पर केजी एवरी 4 आवर देना है। मैक्सिमम हमें 75 मिलीग्राम पर केजी पर डे हमें उसको देना पड़ता है आईवी। 50 केजी या उससे ज़्यादा वेट है तो 1000 मिलीग्राम एवरी 6 आवर्स हमें आईवी देना है, और मैक्सिमम हम लोग 75 मिलीग्राम पर केजी पर डे हम लोग उसको दे सकते हैं। इन केस ऑफ रेक्टल यानी कि रेक्टल रूट के थ्रू भी हम उसको पेनाडोल दे सकते हैं या पैरासीटामोल, जिसका जो डोज है वो 650 मिलीग्राम एवरी 4 to 6 आवर्स है। मैक्सिमम 6 सपोजिटरीज पर 24 आवर्स हमें देनी पड़ती हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से आने से पहले हम लोग कुछ बातों को समझते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वर्ड का मतलब है कि ये ड्रग किस तरह से अपना एक्शन दिखाती है, किस मैकेनिक के थ्रू, किस प्रोसीजर के थ्रू। यूँ कि हम सबको पता है कि एक एनसेड फैमिली आती है, NSAIDs यानी कि नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग।
जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में डेक्सामीथाजोन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो वो क्या थी? वो स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग थी। पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, यानी कि जो स्टेरॉयड नहीं है पर वो एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शो करती है। एंटी इन्फ्लामेटरी वर्ड से मुराद यानी कि इन्फ्लामेशन के खिलाफ वो अपना एक्शन दिखाती है। इन्फ्लामेशन क्या है? बेसिकली इन्फ्लामेशन के 5 साइंस होते हैं: स्वेलिंग, पेन, फीवर, लॉस ऑफ फंक्शन वगैरह। तो इन सब के रेस्पॉन्स को ओवरकम करने के लिए हम लोग एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देते हैं। अब वो स्टेरॉयड भी हो सकती है, नॉन स्टेरॉयड भी हो सकती है। नॉन स्टेरॉयड के अंदर आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द पेनाडोल या पैरासीटामोल। जैसे कि आप सबको पता है कि कोई भी फिजिकल इंजरी आती है जिस्म के अंदर तो सेल की सेल मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन होती है। सेल की सेल मेम्ब्रेन बनी होती है फॉस्फोलिपिड से। तो फॉस्फोलिपेज A2 एंजाइम वहाँ पर बाउंड होता है जो मेम्ब्रेन के टूटने के बाद एक्टिव हो जाता है। तो ये जो PLA2 फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम है ये एरेकोडोनिक एसिड की फॉर्मेशन कराता है। अब ये एरेकोडोनिक एसिड क्या करता है? साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे के थ्रू COX-1, COX-2, COX-3 को इन्फ्लुएंस करता है, जिसकी बदौलत प्रोस्टाग्लैंडिन एक्टिवेट होते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन इन्फ्लामेटरी मीडिएटर का काम करते हैं। यानी कि जहाँ पर भी इंजरी होगी वहाँ पर ये ब्लड रश आउट करेंगे, वहाँ पे WBCs जाएंगे हमारे, सॉन लॉस ऑफ फंक्शन, स्वेलिंग, रेडनेस, इचिंग, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे नोट होगी, यानी कि इन्फ्लामेशन शो होगी। अब पैरासीटामोल क्या करता है? ये कॉक्स इनहिबिशन करता है। COX-3 जो CNS के अंदर होता है उसकी इनहिबिशन करता है। ये तो एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, एक हम सजेशन कह सकते हैं। पर इसके साथ साथ 3 और सजेशंस भी आती हैं अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द पैरासीटामोल। वो है नंबर 1 पर सेरोटोनर्जिक सिस्टम, यानी कि सीरोटोनिन कब रिलीज होता है? ये हैप्पी हार्मोन कहलाता है जब भी नोसिसेप्टिव यानी कि पेन के रिसेप्टर जो पेन शो करते हैं, पेन की सेंसेशन देते हैं CNS को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, हमारे ब्रेन को, तो वो जब एक्टिव होते हैं तो उसके खिलाफ ब्रेन सीरोटोनिन रिलीज़ करता है। तो पेनाडोल क्या करता है? वही सीरोटोनिन जो है उसके इफ़ेक्ट को एनहांस करता है। तो इस वजह से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक ये है कि ये सीरोटोनर्जिक सिस्टम को एनहांस करता है। इसके साथ दूसरा इकोनोसोनाइड्स सिस्टम, जिसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, COX-3 को ये इनएक्टिवेट करता है ताकि प्रोस्टाग्लैंडिन ना बने। प्रोस्टाग्लैंडिन ना बनेंगे तो इन्फ्लामेशन वगैरह भी नहीं होगी, यानी कि नो इन्फ्लामेशन वर्ड का मतलब है नो पेन, नो फीवर। कैनाबिनॉइड सिस्टम, कैनाबिनॉइड सिस्टम भी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स होते हैं, उनको ये इनएक्टिवेट करता है पैरासीटामोल, जिसकी वजह से यूफोरिया और रिलैक्सेशन की फीलिंग आती है हमारे जिस्म के अंदर। जब भी हम लोग पेनाडोल लेते हैं तो यानी कि जब पसीना निकलता है उसके बाद ये ह्यूमन के साइड पर भी हमें फीलिंग शो होती है। और चौथा है ओपॉइड सिस्टम। ओपॉइड रिसेप्टर होते हैं, उनको ये ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से ओपॉइड रिसेप्टर होते हैं उनको ये एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से यूफोरिया और रिलैक्सेशन वगैरह की कंडीशन हमें नज़र आती है और पेन वगैरह ड्रॉप डाउन हो जाता है, फीवर वगैरह। ये सारी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, पर सबसे ज़्यादा माने जाने वाली जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो है सीरोटोनर्जिक सिस्टम एज वेल एज आइकोसिनॉइड सिस्टम। ये सारी हो गई इसकी फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स में हम लोग क्या देखते हैं कि किस तरह से ड्रग टारगेट या रिसेप्टर से बाइंड करती है, फिर वहाँ पर अपना एक्शन दिखाती है। ये पूरा होता है फार्माकोडायनेमिक। अब आते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के ऊपर कि ये ड्रग एडमिनिस्ट्रेट हम लोग कैसे करते हैं, फिर एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, मेटाबॉलिज्म कैसे होती है और एक्सक्रीशन कैसे होती है। क्योंकि ड्रग को एक्सक्रीट होना लाजमी होता है, क्योंकि ड्रग अगर जिस्म के अंदर रहेगी एनिमल के, ह्यूमन के अंदर, तो फिर वो टॉक्सिसिटी काज कर सकती है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं, जिससे नंबर 1 पर आता है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन की मैं बात करूं तो ऑलरेडी बता चुका हूं वीडियो के अंदर के एडमिनिस्ट्रेट हम इसको ओरली भी करते हैं, रेक्टली भी करते हैं, रेक्टल के थ्रू, और इंट्रावीनस यानी कि IV भी हम लोग देते हैं इंजेक्शन रूट के थ्रू। ये एनसेट कंसीडर नहीं की जाती
कुछ बुक्स ये कहती है। क्यों? क्योंकि ये इन्फ्लामेशन, ये वीक एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है। ये पेन को रिलीज़ करती है, फीवर को रिलीज़ करती है, पर एज फार एज जो इन्फ्लामेशन कंसर्न है, इन्फ्लामेशन को ये सप्रेस कम करती है। डजेंट हैव एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी। इसके साथ साथ अगर इसको हम लोग को एडमिनिस्ट्रेट करेंगे विथ अदर मेडिकेशन, जैसे कि हमारा ब्रूफेन होता है, ब्रूफेन सिरप वगैरह आती है मॉर्फिन के साथ, तो ये हम लोग ट्रीट कर सकते हैं सीवियर अक्यूट पेन ड्यूरिंग एक्सीडेंट एज वेल एज ड्यूरिंग आफ्टर ऑपरेशन के बाद भी, या एक्सीडेंट के दौरान जब वो कंडीशन आती है पेशेंट में, ह्यूमन साइड पे एज वेल एज एनिमल साइड पे, तब हम लोग उसको दे सकते हैं। प्रेफरेबली ड्रग इन द ट्रीटमेंट ऑफ फीवर एंड पेन इन इंडिविजुअल्स, यानी कि हर एक इंडिविजुअल के अंदर जब भी फीवर हो और पेन हो तब हम इसको देते हैं। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो, पेप्टिक अल्सर हो, एलर्जीज टू एस्पिरिन, एस्पिरिन से किसी को एलर्जी होती है तब भी हम लोग पेनाडोल को दे सकते हैं। फर्स्ट लाइन थेरेपी है फॉर चिल्ड्रेन विथ फीवर और पेन। जब भी चिल्ड्रेन के अंदर फीवर और पेन हो तो हम लोग फर्स्ट इसको यूज़ करते हैं। एस्पिरिन काज रियाइज सिंड्रोम, यानी कि लाइफ थ्रेटनिंग एक रिएक्शन होता है, तो इस वजह से हम लोग पैरासीटामोल इस पेशेंट को देते हैं। अब अगर हम लोग बात करें टॉक्सिसिटी की, टॉक्सिसिटी वर्ड का मतलब है जहर पैदा करना। जब इसका ओवरडोज हम लोग देंगे किसी पेशेंट के अंदर, एनिमल हो या ह्यूमन हो, तो लिवर इज अनएबल टू मेटाबोलाइज दिस हाई डोज। इस वजह से टॉक्सिसिटी क्रिएट होती है। टॉक्सिसिटी को समझने से पहले हम लोग मेटाबॉलिज्म को समझते हैं इसके, कि ये पैरासीटामोल मेटाबॉलिज्म इसका कैसे होता है। देखिए जी, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि नॉर्मल डोज पर पेनाडोल क्या करती है, अपना एक्शन दिखाती है, और फिर सल्फेट और ग्लूक्यूरोनिक कंजुगेशन प्रोसेस के थ्रू ये मेटाबोलाइट्स बनते हैं जो नॉन टॉक्सिक होते हैं, जो इजीली किडनी उसको एक्सक्रीट कर देती है 95% को। बाकी जो 5% बचते हैं जो हाईली टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, जो नेप्की बनाते हैं। नेप्की वर्ड का मतलब है एन एसिटाइल पी बेंजोक्विनोन इमाइन। नेप्की एक हाईली टॉक्सिक मटेरियल बनता है, ये 5% पे बनता है। अगर नॉर्मल डोज आप पेनाडोल के देंगे तो उसको ग्लूटाथायोन हमारे पास बैकअप पर पड़ा होता है, जो क्या करता है, उसको उसकी टॉक्सिसिटी को कम करता है और उसको एक्सक्रीट करने में मदद देता है। पर इनकेस अगर आप हाईली डोज देंगे तो होगा ये कि वो 5% के बजाय नेप्की बनेगा 5% से ज़्यादा, जो अल्टीमेटली काज करेगा अक्यूट हेपेटिक नेक्रोसिस, यानी कि हमारा लिवर डैमेज हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर कंडीशन वर्स्ट तब हो सकती है, टॉक्सिसिटी तब बढ़ सकती है, अगर वो पेशेंट ह्यूमन साइड पर अल्कोहल एडिक्टिव हो, यानी कि वो अल्कोहल वगैरह का यूज़ करता हो। अगर इनकेस वो इन्फेंट्स हो, जैसे कि हमारे काफ, लैम्ब और ह्यूमन साइड पे चिल्ड्रेन वगैरह, तो वहाँ पर ग्लूटाथायोन की क्वांटिटी कम होती है लिवर के पास, तो वहाँ पर भी नेप्की की अगर क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो वो हाईली टॉक्सिसिटी काज कर सकता है, और अल्टीमेटली रीनल फेलियर भी हो सकता है पेशेंट के अंदर, और एज वेल एज हेपेटिक फेलियर भी हो सकता है। जब भी ये टॉक्सिसिटी पेनाडोल करता है तो अर्ली सिम्टम्स हमें नोजिया के, वोमिशन के, एज वेल एज एब्डोमिनल पेन वगैरह के सिम्टम्स नज़र आते हैं। पर अगर हद से ज़्यादा हम लोग पेनाडोल का यूज़ करेंगे तो हमें सिम्टम नज़र आएंगे जॉन्डिस के, कंजुलोपैथी, यानी कि ये जो बाइल डक्ट वगैरह की प्रॉब्लम, बाइल जूस जो सिक्रीट होता है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा नज़र आएगी फीसेस वगैरह के अंदर। इसके साथ साथ हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी, यानी कि लिवर और ब्रेन के लीजन्स वगैरह, एज वेल एज अक्यूट रीनल फेलियर हमें नज़र आएगा पेशेंट के अंदर। यानी कि छोटी उम्र में भी किडनीज़ हमारी ख़राब हो जाएंगी पेशेंट की। कैसे? क्योंकि किडनीज़ का काम ये होता है कि वो
जितने भी ड्रग्स हम लोग यूज़ करते हैं, मेडिसिन वगैरह, उसको एक्सक्रीट करती है यूरिन के थ्रू, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो ह्यूमन हो, तो वहाँ पर ये रीनल फेलियर काज करती है। अब अगर एंटीडोट की बात करें, इस कंडीशन से बचें कैसे? अगर इन केस पेशेंट को पता नहीं है, उसने यूज़ कर लिया है, या गलती की वजह से फार्मर्स ने एनिमल को ज़्यादा ये दे दिया, तो एंटीडोट इसका आता है NAC के नाम से, एन एसिटाइल सिस्टीन के नाम से। ये हम लोग देते हैं पेशेंट को 8 घंटों के अंदर अंदर। जैसे ही वो सिम्टम्स हमें नज़र आते हैं पैरासिटामोल की टॉक्सिसिटी के, तो हमें 8 घंटे के अंदर अंदर NAC को देना पड़ता है पेशेंट को। अब ये NAC क्या करता है? NAC प्रीकर्सर है ग्लूटाथायोन का। ग्लूटाथायोन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या करता है कि जो नेपकी जो हाईली टॉक्सिक मेटाबोलाइट बनता है पैरासिटामोल की मेटाबॉलिज्म से, उसको ये दोबारा से नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट में कन्वर्ट करता है। तो ये क्या करता है, ये जो NAC है, एंटीडोट है, एन एसिटाइल सिस्टीन, ये ग्लूटाथायोन की एक्टिविटी को रिप्लेनिश करता है, इन्हांस करता है। तो अल्टीमेटली जितने भी नेपकी बनेंगे वो नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर वो इजीली किडनीज के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएंगे यूरिन के अंदर। र्यूमेक मैथ्यू नॉर्मोग्राम एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमें NAC पेशेंट को देना चाहिए या नहीं। आई होप ये छोटी सी कोशिश आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कि अगली वीडियो आपको किस ड्रग पर या किस टॉपिक पर देखनी है। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल दैट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान आप सबका। हेलो।